सेट्स, जो आप सभी के बीओ के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो आप सभी के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे आपका यूपी पीसीएस का एग्जामिनेशन हो, आपका सुपर टेट का हो, आपका टेट का एग्जामिनेशन हो, या फिर आपका सी टेट का हो, तो सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आप जो कॉन्सेप्ट समझेंगे, आपको जो क्वेश्चन के थ्रू जो कॉन्सेप्ट समझ में आता है वो उससे आप कई सारे क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, पेप्टिडोग्लाइकॉन किसकी कोशिका भित्ति में पाई जाती है? आपको बताना है कि चारों ऑप्शंस में से ऐसी कौन सा ऑप्शन है जिसकी सेल वॉल के अंदर पेप्टिडोग्लाइकॉन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका फंजाई, ऑप्शन नंबर 2 है आपका एल्गी, ऑप्शन नंबर 3 है आपका बैक्टीरिया, और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है आपका बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर 3। गाइस, आपको पता होगा कि बैक्टीरिया हर एटमॉस्फेयर में अपने आप को ढालने की शक्ति रखता है, तो इसकी जो क्षमता है उसकी स्ट्रॉन्ग सेल वॉल की वजह से होती है, और उसकी सेल वॉल के अंदर पाया जाता है पेप्टिडोग्लाइकॉन। इसी की वजह से ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम कोल्ड में भी अपने आप को स्टेबल रख सकता है बैक्टीरिया। अब बात करी जाए एल्गी की, तो एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो म्यूसिलेजिनस प्रोटीन से बनी होती है, और आपने देखा होगा कि एल्गी जहां पर भी होता है वहां पर काफी स्लिपरी सा अपीयरेंस आता है। तो इसका स्लिपरी सा जो अपीयरेंस है वो होता है म्यूसिलेजिनस प्रोटीन्स के कारण। अब बात करते हैं एल्गी, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कई बार रेलवेज में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो फंगी का या फंजाई का जो सेल वॉल होता है वो बना होता है काइटिन का, ठीक है ना। और जो सेकंड इसका कंपोनेंट होता है वो है ग्लाइकॉन्स, और दूसरा ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है ना। तो ये दो कंपोनेंट है जो फंजाई के सेल वॉल में पाई जाती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, और इसे आपको लर्न करना है क्योंकि आपके हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अब बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर 1 है आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2 है आपका 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3 है आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, और ऑप्शन नंबर 4 है आपका 3.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो गाइस, गुरुत्वीय त्वरण मान समझने से पहले गुरुत्वीय त्वरण समझना जरूरी है। तो वो होता क्या है, चलिए देखते हैं। गाइस, क्या होता है कि ये हमारी अर्थ की सरफेस है, ठीक है ना। इसके पास का कुछ एरिया, कुछ किलोमीटर्स का एरिया ऐसा होता है जहां पर आप किसी भी चीज को फेंकते हैं तो वो लौट कर वापस आ जाती है। तो यही होता है आपका ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है ना। तो जब भी आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की गति से कोई चीज को फेंकते हैं तो वो वापस एक निश्चित समय से, एक निश्चित स्थान पर, एक निश्चित त्वरण से वापस आती है, और वही कहलाता है आपका गुरुत्वीय त्वरण। अच्छा, जब रॉकेट लॉन्च होती है तो वो क्यों नहीं वापस आती है? ऐसा इसलिए गाइज होता है क्योंकि एक टर्म होता है एस्केप वेलोसिटी, जिसे आप कहते हैं पलायन वेग। जब भी आप अर्थ की क्रस्ट से किसी भी ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंकते हैं या फिर लॉन्च करते हैं तो वो डायरेक्टली चली जाती है अंतरिक्ष में, ये गुरुत्वीय त्वरण, ये गुरुत्वीय फील्ड को, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करके। और जब ये अंतरिक्ष में चली जाती है तो मुक्त हो जाती है इस ग्रेविटेशनल फील्ड से। इसी वजह से वो चीज आसमान में तैरने लगती है और वापस लौटकर अर्थ पर नहीं आती। तो उसे कहते हैं हम एस्केप वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कैपिटल जी के, जिसे हम 6.67 इंटू 10⁻11 के नाम से जानते हैं। इसे हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं गाइस, और इसका फॉर्मूला होता है, आपने देखा होगा, F = कैपिटल जी m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये जो कैपिटल जी आप देख रहे हैं इसे हम ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, 3.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होती है गति, प्रकाश की गति निर्वात के अंदर। निर्वात मीन्स होता है वैक्यूम, ठीक है ना। तो वैक्यूम मीन्स होता है एक ऐसी जगह जहां पर कोई मीडियम ना हो, ना वहां पे गैस हो, ना वहां पे एयर हो, ठीक है ना। तो ऐसा मीडियम आपका कहलाता है निर्वात। तो निर्वात में जो प्रकाश का वेग है वो होता है 3.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश का प्रकीर्णन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका आकाश का नीला दिखाई देना, ऑप्शन नंबर 2 है पानी का नीला दिखाई देना, ऑप्शन नंबर 3 है शाम और सुबह के सूरज का लाल दिखाई देना, और लास्ट है आपका उपरोक्त सभी। तो सही आंसर है गाइस आपका फोर्थ, उपरोक्त सभी।
आपका जो आसमान का नीला दिखाई देना है, पानी का नीला दिखाई देना है, सुबह और शाम का सूरज लाल दिखता है, तो ये सारे हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण। अच्छा, आप पता होना चाहिए कि प्रकाश का प्रकीर्णन एग्जैक्टली है क्या। गाइस, जब भी कोई लाइट होती है, कोई भी रोशनी जब किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराती है, किसी भी वस्तु से टकराती है, तो वो रोशनी कई सारी दिशाओं में फैल जाती है। फैलना मीन्स स्कैटरिंग, और इसी प्रक्रिया को आप प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग के नाम से जानते हैं। अच्छा, आपने कई बार देखा होगा और नोटिस भी किया होगा कि आपकी जो ट्रैफिक लाइट है वो रेड क्यों होती है, ठीक है ना। जो रुकने की लाइट रेड होती है, अदर जो लाइट होती है ग्रीन और येलो क्यों होती है। तो ऐसा इसलिए होता है गाइस, क्योंकि आपने जो सीरीज देखी होगी वो होगा विबग्योर का। तो वेवगियर का ये जो सीरीज होता है वी से लेके आर तक, जो आर होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है सबसे ज्यादा होती है, और इसी ज्यादा वेवलेंथ की वजह से विचलन कम करती है, और इसी लाइट को आप काफी दूर तक एकदम क्लियरली विजिबली देख सकते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है। अगर वी की बात करी जाए वॉयलेट कलर की, तो इसकी जो वेवलेंथ होती है बहुत कम होती है, और अगर आप इसको बहुत ज्यादा दूर से देखेंगे तो आपको फैली हुई नजर आएगी। और इसी कारण से गाइज आपकी जो आपकी लाइट होती है, ट्रैफिक लाइट, वो रेड कलर की होती है, ठीक है ना। तो आई होप आपको स्कैटरिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, ठोस से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो गाइस, पहला ऑप्शन है आपका संघनन, ऑप्शन नंबर 2 है ऊर्ध्वपतन, ऑप्शन नंबर 3 है आपका आसवन, और ऑप्शन नंबर 4 है आपका दृढ़ीकरण। तो गैस से जब सॉलिड से कोई चीज जब गैस में कन्वर्ट होती है, तो इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपतन के नाम से जानते हैं। आपका बेस्ट एग्जांपल है कैम्फर यानी कि कपूर। आपने देखा होगा कि कपूर की टिकिया को अगर आप खुले में रख दें तो 1-2 दिन के बाद वो एकदम छोटी सी नजर आती है। ऐसा इसलिए होता है गाइस, क्योंकि जो कपूर है आपका, कपूर भी लिक्विड स्टेज में कभी नहीं आता, वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस स्टेज में आ जाता है, और इसी प्रक्रिया को हम सब्लिमेशन का नाम देते हैं, ठीक है ना। कई सारे अदर एग्जांपल्स है, जैसे आपका आयोडीन है, ठीक है ना। आयोडीन भी लिक्विड स्टेट में जाए बिना ही गैस स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। संघनन की बात की जाए तो बादल का बनना आपका एग्जाम्पल है संघनन का, ठीक है ना। जब जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, 3-4 दिन एकदम चिलचिलाती धूप हो जाती है, तो जो वाटर बॉडीज होती हैं, जैसे ओशियंस हो गए, आपके तालाब हो गए, वहां से पानी भाप बनकर जब उड़ना शुरू हो जाता है, तो अंतरिक्ष में जाके कम तापमान की वजह से सेटल हो जाता है, और इसे ही बादल कहते हैं, और यही होता है आपका संघनन की प्रक्रिया, ठीक है ना। आसवन होता है जब कोई चीज आपकी खराब है, मतलब इम्प्योरिटी है उसके अंदर, तो जो उसको प्योर करने का मेथड है वो आसवन कहलाता है। दृढ़ीकरण मीन्स क्या होता है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और आपको 100% चांसेस है आपके एग्जाम से पूछा जाए। एक ऐसा भी प्रोसेस होता है गाइस जिसमें गैसियस चीज डायरेक्टली, कोई गैसियस सब्सटेंस डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाता है, यानी कि कोई भी गैस वाली वस्तु ठोस में परिवर्तित हो जाती है, और इसी प्रोसेस को हम दृढ़ीकरण के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो दृढ़ीकरण का बहुत ज्यादा एग्जाम्पल फेमस है, आई होप आप लोगों ने बहुत कम सुना होगा, काजल का बनना। आपने देखा होगा कि जो सरसों का तेल का दिया है, वहां से जब जो दीपक है उसकी रोशनी या उसका धुआं जाता है, और आयरन का प्लेट अगर ऊपर रखा हो तो इस आयरन की प्लेट के ऊपर कालिख जमा हो जाती है। तो यही है आपका गैस से सॉलिड में कन्वर्जन, और इसी प्रक्रिया को हम दृढ़ीकरण के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमारी हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारी मीन्स इंसान की ऑप्शन नंबर 1 है आपका कैरेटीन, ऑप्शन नंबर 2 है आपका मायोसिन, ऑप्शन नंबर 3 है आपका ओसिन, और ऑप्शन नंबर 4 है आपका बीटानिन। तो हमारी हड्डियों में जो प्रोटीन पाया जाता है उसे हम ओसिन के नाम से जानते हैं, जबकि हमारी मसल्स, जो आपने बाइसेप्स ट्राइसेप्स देखा होगा, बड़े बड़े एक्टर्स को बाइसेप्स ट्राइसेप्स बनाते हुए, तो वो जो आपका बाइसेप्स और ट्राइसेप्स होता है, उसमें जो प्रोटीन होता है उसे हम मायोसिन के नाम से जानते हैं। अच्छा, अब कैरेटीन की बात करें तो कैरेटीन वो प्रोटीन होता है जो आपके नाखूनों और बालों में पाया जाता है। और बीटानिन की बात करी जाए तो कोई प्रोटीन, ये एक पिगमेंट होता है जो आपके चुकंदर के अंदर, ये जो आप गाढ़ा गुलाबी या गाढ़ा बैंगनी कलर देखते हैं, यही आपका होता है बीटानिन, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा गाइस। अगर थोड़ी सी भी डिफिकल्टी किसी भी क्वेश्चन में आती है या डाउट लगता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है ना। पूरी कोशिश की जाएगी आपके डाउट्स को क्लियर करने की।
तो चलिए बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैंडीज में फलों की खुशबू के लिए कौन सा तत्व काम में लाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है आपका एल्कोहल, ऑप्शन नंबर 2 है आपका एस्टर या ईस्टर, ऑप्शन नंबर 3 है आपका एस्कॉर्बिक एसिड और ऑप्शन नंबर 4 है आपका ब्यूटारिक एसिड। तो गाइस जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका एस्टर या फिर ईस्टर। आपने कई बार देखा होगा छोटे बच्चे जो कैंडीज या टॉफी खाते हैं, जैसे मैंगो बाइट हुआ आपका, बनाना हुआ, या कोई भी अदर जो फ्लेवर आता है, वो डायरेक्ट फ्लेवर्स आपके जो फल है उससे एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता, ठीक है ना, क्योंकि काफी ब्रॉड एरिया में इन चीजों का प्रोडक्शन होता है और उतना सारा फ्रूट्स हम डायरेक्टली वहां पर नहीं दे सकते, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो रॉ कंज्यूम करते हैं, कच्चा फल को खाना पसंद करते हैं। तो जो ये जो आपकी कैंडीज है, टॉफीज है, उनके अंदर ये जो फलों का फ्लेवर आता है, ये आता है एस्टर की वजह से। ये जो बनाना का फ्लेवर है, केले का फ्लेवर, एप्पल का, पाइनएप्पल का, मैंगो का, ये जो आप आर्टिफिशियल फ्लेवर देखते हैं, तो आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट को हम ईस्टर के नाम से जानते हैं। रही बात अल्कोहल की, तो अल्कोहल आपका परफ्यूम्स में यूज होता है, नेल पॉलिश रिमूवर्स में यूज होता है, बीवरेजेस में यूज होता है, और मैक्सिमम ये यूज होता है सैनिटाइजर्स में। सैनिटाइजर में अल्कोहल की मात्रा 60% होती है, जो जीवाणुओं को मारने के लिए उनकी जो सेल वॉल है उनके जो साइटोप्लाज्म उनको सिकोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। बात करी जाए एस्कॉर्बिक एसिड की, तो विटामिन सी का केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है ना। विटामिन सी का सबसे बढ़िया सोर्स होता है, जो बेस्ट सोर्स होता है, उसे हम आंवला कहते हैं, ठीक है ना। आंवला के अंदर विटामिन सी मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसे हम स्कर्वी के नाम से जानते हैं। और स्कर्वी के सिम्टम्स क्या होते हैं? मसूड़ों में सूजन, मसूड़ों से खून आना, और दांतों का मसूड़ों को छोड़ देना, ठीक है ना। तो ये है आपके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एस्कॉर्बिक एसिड को लेके। लास्ट है आपका ब्यूटारिक एसिड। तो ब्यूटारिक एसिड आपका पाया जाता है बटर में। बटर मक्खन जिसे आप घर पे खाते हैं, उसके अंदर जो हल्का सा खट्टा सा फ्लेवर आता है, जो हल्का सा मीठा, हल्का खट्टा मीठा जो फ्लेवर आता है, वो ब्यूटारिक एसिड की वजह से आता है। अच्छा, ये जो दही में जो खट्टा फ्लेवर आता है आपका, वो होता है लैक्टिक एसिड की वजह से। दूध में जो मीठापन आपका आता है वो होता है लैक्टोज की वजह से। तो आप सभी को इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो याद रखने हैं आपके एग्जाम्स में। यहाँ से 100% चांसेस है कि क्वेश्चन बने, ठीक है ना। चलिए बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, सीवी रमन को किसके लिए नोबेल प्राइज मिला? ऑप्शन नंबर 1 है आपका रमन प्रभाव, ऑप्शन नंबर 2 है आपका प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर 3 है आपका प्रकाश का प्रकीर्णन, और ऑप्शन नंबर 4 है आपका प्रकाश का विद्युत प्रभाव। तो जो सीवी रमन को जो प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज, वो मिला था प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। प्रकीर्णन क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे नो नीड टू रिपीट दैट कॉन्सेप्ट, ओके। ऑप्शन नंबर 1 पे आते हैं, रमन प्रभाव। तो सीवी रमन ने लाइट की जो डिफ्रैक्शन थी उसके ऊपर उन्होंने कुछ लाइनों की खोज की थी, और इन्हीं को उन्होंने रमन प्रभाव का नाम दिया था। प्रकाश का अपवर्तन मीन्स होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपने देखा होगा, अगर ग्लास में कभी अगर आप पेंसिल डाल दे, इस ग्लास में पानी भरा हुआ है, उसी पानी भरे हुए ग्लास में अगर आप पेंसिल डाल दे, तो जब आप इसे ऊपर से देखोगे ना, तो ये आपको दिखाई देगा कैसा? आपको दिखाई देगी पेंसिल टेढ़ी हुई। तो ये जो टेढ़ी पेंसिल होती है, ये इसलिए होती है गाइस, क्योंकि जब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ती है, तो लाइट जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है, यानी कि जो हल्का मीडियम है उससे गाढ़े मीडियम में जाती है, तो लाइट अपना रास्ता बदल देती है, और यही बेंडिंग जो होती है, रास्ता का बदलना, कहलाता है अपवर्तन। और इसी वजह से आपको चीजें अपनी जगह से आभासी अब पास नजर आती हैं, ठीक है ना। जैसे अगर आपने बाल्टी में कोई सिक्का डाल दिया, तो आपको नजर आएगा कि सिक्का बिल्कुल पास है, हालांकि सिक्का दूर होता है। मछलियों का ऐसे दिखाई देना कि वो सतह पे तैर रही हैं, लेकिन वो होती नीचे है, ठीक है ना। तो कई सारे कॉन्सेप्ट हैं जो इससे रिलेटेड हैं। तो चलिए बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा धोबन सोडा का रासायनिक नाम है? धोबन सोडा जिसे आप वॉशिंग पाउडर के नाम से जानते हैं, तो वॉशिंग पाउडर जो है आपका, वो कहलाता है, ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन आपका पोटेशियम कार्बोनेट, नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट, नेक्स्ट है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, और फोर्थ है आपका सोडियम कार्बोनेट। जो करेक्ट आंसर है आपका, जिसे हम धोबन सोडा के नाम से जानते हैं, वो कहलाता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3, ठीक है ना। कई बार एग्जाम से पूछ लिया जाता है NaOH के बारे में, तो NaOH आपका कहलाता है कॉस्टिक सोडा, जो कि एक बेस है,
ठीक है ना। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है आपसे टेबल सॉल्ट के बारे में। तो टेबल सॉल्ट होता है NaCl, जो आपके यूपी टेट जूनियर लेवल में आया था। ब्लीचिंग पाउडर पूछ लिया जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर होता है आपका CaOCl2। आपका टेबल सॉल्ट पूछ लिया जाता है, तो टेबल सॉल्ट होता है NaCl। ब्राइन सॉल्यूशन पूछ लिया जाता है, जो कि आपके 2018 की यूपी टेट के पेपर में आया था जूनियर लेवल में। तो ब्राइन सॉल्यूशन मीन्स होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, यानी कि अगर 90% या 99 आपका जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन है वो 90% के अबव होता है और सॉल्ट का पानी का जो कंसंट्रेशन है वो कम होता है, तो कहलाता है ये ब्राइन सॉल्यूशन, जो प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज होता है, इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए भी यूज होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 है आपका चांदी, ऑप्शन नंबर 2 है आपका सोना, ऑप्शन नंबर 3 है आपका ऑस्मियम और ऑप्शन नंबर 4 है आपका पारा। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑस्मियम। ऑस्मियम हमारे पीरियोडिक टेबल की सबसे भारी धातु के रूप में जानी जाती है। अब बात कर लेते हैं चांदी के बारे में। तो चांदी आपका हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर माना जाता है। चांदी के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी होती है वायर्स और शीट्स के रूप में ढल जाने की, जिसे आप मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी के रूप में जानते हैं। अब सोने की बात करते हैं। तो सोना जो होता है आपका वो उसके अंदर भी मैक्सिमम, अगर पूरी पीरियोडिक टेबल की बात करी जाए तो पीरियोडिक टेबल में जो सबसे ज्यादा मैलिएबल और डक्टाइल मेटल है वो है सोना। सोने के अंदर एबिलिटी होती है पतली शीट्स में ढल जाने की और तार्स के रूप में ढल जाने की, और इसी प्रॉपर्टी के कारण हम सोने के कई सारे आभूषण देख पाते हैं। अच्छा, अब आभूषणों की बात की गई है तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्योर आभूषण होता है, प्योर सोना होता है, वो होता है 24 कैरेट का। इस 24 कैरेट में से जो 20 कैरेट होता है, 20 कैरेट आपका होता है सोना, और सोने के बाद जो 4% होता है, 4% होता है आपका कॉपर, यानी कि 20% सोना और 4% कॉपर मिलाकर आपका बनता है 24 कैरेट गोल्ड। आपने कई बार देखा होगा कि जो आपके सोने के आभूषण होते हैं उनमें हल्का सा कॉपर का कलर दिखाई देता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आपका सोना प्योर नहीं है, 24 कैरेट का नहीं है, तो उसमें कॉपर का अमाउंट बढ़ा दिया जाता है, और इसी वजह से आपका जो सोने की जो पीलापन है वो थोड़ा सा कॉपरिश कलर में नजर आता है। लास्ट है आपका पारा। अच्छा, जब बात सोने की आई है तो आपको पता होना चाहिए कि जो मूर्खों का सोना है उसे हम FeS2 के नाम से जानते हैं, और भूरा सोना जिसे ग्रेफाइट के नाम से जानते हैं, कई बार आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। लास्ट आते हैं पारे के ऊपर। तो पारा होता है आपका, पारे को हम मरकरी के नाम से जानते हैं। ये एकमात्र ऐसा धातु होता है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड के रूप में पाया जाता है। पारे से बनता है एमलगम। एमलगम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। यूपी टेट के 2015 के एग्जामिनेशन में पूछा गया था पारा और एमलगम के बारे में। पारे के बारे में एक चीज और हमें पता होनी चाहिए कि थर्मोमीटर्स में यूज होते हैं, और थर्मोमीटर में जब भी टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है तो ये ऊपर की तरफ बढ़ जाते हैं, और यही इसकी प्रॉपर्टी है जो उसे यूज इसकी होती है। और यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आपको जानना जरूरी है कि कैपिलैरिटी, जो आपने पढ़ा होगा कई बार, कैपिलैरिटी जो प्रॉपर्टी है वो आपको पारे में दिखाई देती है। ठीक है ना। ये क्या करता है, जो अपने आसपास की जो दीवारें हैं जिसमें रखा जाता है उस बर्तन की दीवारों को कभी भी गीला नहीं करता। ठीक है ना। चलिए बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन पहला है आपका, फलों की खेती के साथ में एंथोलॉजी, फूलों की खेती के साथ में फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती के साथ में एग्रीकल्चर, और सब्जी की खेती के साथ में ओलेरिकल्चर। तो जो सही आंसर है आपका वो है फलों की खेती के साथ में एंथोलॉजी। तो फलों की जो खेती है गाइज उसको हम फलों की जो खेती है उसे हम पोमोलॉजी या पढ़ाई, जो फलों की जो स्टडी है उसे हम पोमोलॉजी के नाम से जानते हैं। फसलों की जो खेती है उसे हम एग्रोनॉमी के नाम से जानते हैं। फूलों की जो खेती है उसे फ्लोरिकल्चर के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। और सब्जी की जो खेती है उसे ओलारिकल्चर के नाम से जानते हैं। और कई बार पूछ लिया जाता है हॉर्टिकल्चर के बारे में। तो हॉर्टिकल्चर मीन्स होता है बागवानी। ये जो आप अलग अलग प्रकार के पौधे देखते हैं, इनका कॉम्बिनेशन देखते हैं, इनका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, तो ये सारे बागवानी के अंतर्गत देखे जाते हैं। सब्जी की खेती को ओलारिकल्चर कहा जाता है, हमने अभी बात की। ठीक है। एंथोलॉजी होती है स्टडी ऑफ फ्लावर्स। जो फ्लावर्स की जो स्टडी होती है उसे हम एंथोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको बहुत जरूरी थे जानना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। ठीक है ना।
चलिए ऑप्शन नंबर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर 1 है आपका तपेदिक, ऑप्शन नंबर 2 है आपका पीलिया, ऑप्शन नंबर 3 है आपका चेचक और ऑप्शन नंबर 4 है आपका मम्स। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है तपेदिक। तपेदिक जिसे आप क्षय रोग के नाम से जानते हैं। क्षय रोग मीन्स होता है टीबी। तो टीबी के कारण जो अफेक्टेड होता है वो होता है लंग्स, ह्यूमन लंग अफेक्ट होता है टीबी के कारण, और टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरकुलोसिस। और ये जिस जीवाणु के कारण होता है उसे हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जानते हैं, और इसकी खोज की गई थी रॉबर्ट कोच के द्वारा। ठीक है ना, रॉबर्ट कोच ने खोज की थी तपेदी के कीड़े यानी कि तपेदी के जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की। अगर इसकी टीके की बात करी जाए तो इसके टीके को हम बीसीजी के नाम से जानते हैं। बीसीजी यानी बेसिलस कालमेट ग्लोबिन। आपको नाम बहुत जरूरी है याद करना, क्योंकि अगर आप अदर एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी या फिर रेलवेज की, टेट की, तो वहां पर भी ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो बीसीजी मीन्स होता है बेसिलस कालमेट ग्लोबिन। ठीक है ना, इसकी खोज की गई थी 2 साइंटिस्ट द्वारा जो थे कालमेट और ग्लोबिन। ठीक है ना, ग्लोरीन। चलिए देखते हैं दूसरा ऑप्शन। दूसरा है पीलिया। पीलिया मीन्स होता है जॉन्डिस, जिसे हम इंग्लिश में जॉन्डिस के नाम से जानते हैं। तो पीलिया के द्वारा जो अफेक्टेड ऑर्गन होता है वो होता है लीवर। लीवर सबसे ज्यादा खराब हो जाता है पीलिया में। और ऐसा क्यों होता है? जब भी हमारे शरीर में जो बिलिरुबिन है, जो कि एक डाइजेस्टिव एलिमेंट है, बिलिरुबिन की जब मात्रा बढ़ जाती है, तो बिलिरुबिन मिलता कहाँ से है? जब हमारे डेड आरबीसीज हैं, डेड ब्लड सेल्स हैं, वो लीवर में आके स्टोर होती हैं, तो उन्हीं को हम बिलिरुबिन के नाम से जानते हैं। तो बिलिरुबिन का जब कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो वहां पर जो कलर होता है, हमारे जो बॉडी का कलर है, धीरे धीरे पीले कलर में बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि बिलिरुबिन का जो कलर होता है वो येलोइश होता है। और इसी की वजह से हमारा फीकल मैटर येलो कलर का नजर आता है। चाहे आप कुछ भी खा लें, हरी चीज खा लें, लाल खा लें, पीली खा लें, जो आपका फिकल मैटर है वो हमेशा येलो ही दिखाई देता है, क्योंकि डाइजेस्टिव एलिमेंट बिलिरुबिन उसको येलो कलर में कन्वर्ट कर देता है। एक चीज और, जब लिवर की बात करी जा रही है तो आपको पता होना चाहिए कि हेपारिन जो एंटीकोगुलेंट एलिमेंट होता है वो लिवर के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। हिस्टामिन जो कि एंटी एलर्जिक एलिमेंट है, एंटी एलर्जिक कंपोनेंट है, वो भी हमारे लिवर से ही सिक्रीट होता है। फाइब्रिनोजन और एंटीबॉडीज भी हमारे लिवर से ही सिक्रीट होती हैं। और एक चीज गाइस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो लिवर ही है आपका, जो आपके जो ग्लाइकोजन को स्टोर करता है, और जब भी हमारी बॉडी को शुगर की जरूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है, तो ग्लाइकोज को ग्लूकोजन के रूप में कन्वर्ट करके बॉडी को सप्लाई करता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं चेचक की। तो चेचक जो होता है उसे हम स्मॉल पॉक्स के नाम से जानते हैं, और ये जो होता है जिसके कारण होता है वो होता है वायरस, और वायरस का नाम है वेरियोला वायरस। इसकी खोज की गई थी, इसका जो टीका है, टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर द्वारा। ठीक है ना, एडवर्ड जेनर ने खोज की थी इसके टीके की। ठीक है ना, और एडवर्ड जेनर को ही हम इम्यूनोलॉजी की फादर के रूप में, यानी कि फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी की अगर बात करी जाए तो वो है एडवर्ड जेनर। कई बार आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। लास्ट है आपका मम्स। मम्स को हम हिंदी में गलसुआ के नाम से जानते हैं। तो गलसुआ क्यों कहलाता है? हमारे जो फेस है, हमारी जो दाढ़ी है, उसके पास 3 टाइप्स के सैलिवरी ग्लैंड पाए जाते हैं। तो उनमें से एक का नाम होता है पैरोटिड ग्लैंड। उसी पैरोटिड ग्लैंड के अंदर जब वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो गाल के पास सूजन आ जाती है, और उसी सूजन के कारण क्या होता है? गलसुआ यानी कि मम्स हो जाता है। तो बेसिकली क्या है, ये सैलिवरी ग्लैंड की जो डिसफंक्शनिंग है या उसकी स्वेलिंग की वजह से मम्स होता है। चलिए बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, कालीन झाड़ना किस नियम का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर 1 है आपका न्यूटन का पहला नियम, ऑप्शन नंबर 2 है आपका न्यूटन का दूसरा नियम, ऑप्शन नंबर 3 है आपका न्यूटन का तीसरा नियम, और ऑप्शन नंबर 4 है आपका गति का नियम। तो आपका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है न्यूटन का पहला नियम। पहला नियम न्यूटन का कहलाता है लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि कोई भी चीज अगर गति में है तो वो तब तक गति में रहेगी, और रेस्ट में है तो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता। यानी कि अगर कोई चीज गोल गोल घूम रही है तो जब तक आप उसे रोकेंगे नहीं तब तक वो चीज गोल गोल घूमती रह जाएगी। ठीक है ना।
नेक्स्ट है आपका न्यूटन का दूसरा नियम। तो दूसरा नियम है आपका, इसे हम लॉ ऑफ मोमेंटम के नाम से जानते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि जो कई बार जो कराटे जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो ऐसे हाथों से मार के जो तोड़ देते हैं ईंटें, ये आपका एग्जाम्पल है लॉ ऑफ मोमेंटम का। नेक्स्ट है आपका न्यूटन का तीसरा नियम। तो न्यूटन का तीसरा नियम लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन कहलाता है। यानी कि अगर आप किसी भी चीज को हिट करते हैं तो जितनी प्रेशर के साथ, जितनी फोर्स के साथ आप उसको हिट करेंगे, उतनी ही फोर्स के साथ, प्रेशर के साथ वो आपके पास रिटर्न आती है। तो ये है आपका न्यूटन का तीसरा नियम। ठीक है ना। गति का नियम क्या होता है? गति का नियम कई सारे हैं। इसमें वी का कॉन्सेप्ट आया जिसे फाइनल वेलोसिटी, यू का कॉन्सेप्ट आया जिसे इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। तो 3 इसके साथ में इक्वेशंस है। u इक्वल टू वी इक्वल टू यू टी एस सॉरी गाइस, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट का बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे काफी आगे चल के। ठीक है ना, इसको यहाँ पर छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है आपका त्वरण के साथ में मीटर पर सेकेंड, बल के साथ में डाइन, कार्य के साथ में जूल और इम्पल्स के साथ में न्यूटन सेकेंड। ठीक है ना। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है, करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर त्वरण के साथ में मीटर पर सेकेंड, क्योंकि त्वरण जो है आपका एक्सेलरेशन वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना। और बल के साथ में, बल की जो सीजीएस यूनिट है, सीजीएस, उसको हम डाइन के नाम से जानते हैं। आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। ठीक है ना। और एमकेएस यूनिट में इसे न्यूटन के नाम से जानते हैं। तो बल जो है उसका 2 यूनिट होती है, एक तो होता है न्यूटन और दूसरा होता है डाइन। कार्य यानी कि बल। ठीक है ना। तो कार्य यानी कि वर्क। तो वर्क की जो यूनिट है वो जूल कहलाती है। इम्पल्स की होते हैं न्यूटन सेकेंड। इम्पल्स मीन्स होता है जो थोड़े से अमाउंट के लिए हम प्रेशर किसी चीज पे लगाते हैं, तो वो कहलाता है आपका इम्पल्स। ठीक है ना। चलिए बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। लास्ट क्वेश्चन है विषाणु क्या होता है? यानी कि विषाणु आप जानते हैं, विषाणु मीन्स होता है वायरस। तो वायरस एग्जैक्टली है क्या? वायरस प्रोटीन प्लस लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन है, लिपिड है, या फिर थर्ड ऑप्शन है आपका लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, और फोर्थ है आपका कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड। तो जो करेक्ट आंसर है गाइस, वो बताने से पहले आपको वायरस के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि वायरस एक अकोशिकीय जीव है। यानी कि वायरस कोई सेल नहीं है गाइस, ये कभी भी मरता नहीं है, क्योंकि ये सेल नहीं है तो ये मरेगा ही नहीं। ये बस डीएक्टिवेट अवस्था में हमारे शरीर में ही रोटेट करता रहता है, एटमॉस्फेयर में रोटेट करते रहता है, पर मरता नहीं है। वायरस की जो खोज की थी वो थी इवानोवस्की ने। जो आपको याद रखना है, इवानोवस्की नाम था उसका, जिन्होंने खोज करी थी वायरस की। ठीक है ना। तो वायरस होता है न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। ठीक है ना। तो गाइज यहाँ खत्म होती है हमारे इंपॉर्टेंट सीरीज, जो आपके बीओ के एग्जामिनेशन के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। गाइज यहाँ पे हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए, कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करने वाले। ठीक है ना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है काफी यूजफुल है तो आप उन्हें अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ठीक है ना। चैनल अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिसके द्वारा आप हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स को सबसे पहले ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और डिस्कस करेंगे क्वेश्चन जो आपके बीओ के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाजत।